यस, कल क्वेश्चन नंबर 15 तक हुआ था ना। यस, ओके। जस्ट ट्राई टू रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको खुद एक फील आता है कि व्हाट कुड बी द आंसर। तो आप लोग थोड़ा सा रीड करिए, और जब क्वेश्चन रीड करिएगा ना, उसके बाद जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वो चीज आपके दिमाग में बैठेगा। अगर आपने क्वेश्चन देखा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और देखिए, मैं सिर्फ अपने ऊपर नहीं लेना है, मैं ओवरऑल जनरलाइज बात बताता हूँ। बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी जगह पे बैचेज लेता हूँ, तो ये क्या करेंगे, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जैसे देखेंगे गूगल करना शुरू करेंगे। गूगल करेंगे, उनको एक दो पॉइंट्स दिखेगा, और वो इस मोमेंट को भी मिस करते हैं, और जो मैं समझाऊंगा उस मोमेंट को भी मिस करेंगे। तो वैसे कभी चीजें याद नहीं होंगी। ठीक है, तो जस्ट जितने देर में क्लास हो रही है ना, क्लास के अंदर रहिए, ट्राई टू बी देयर इन द क्लास। क्वेश्चन को देखिए और बार बार सोचिए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। उसके बाद जब एक्सप्लेनेशन आएगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में लॉजिक सेट होता चला जाएगा, यस दिस कुड बी द आंसर, दिस कुड नॉट बी द आंसर। तो ऐसे करके अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं भी आता है, तो भी आप बहुत सारी चीजों का आंसर करेक्ट कर सकते हैं। तो जस्ट क्लास में रहिए, ठीक है। चलिए, ठीक है, बहुत लोग आंसर कर रहे हैं। लेट्स सी कि क्या करेक्ट आंसर है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, NRF, will fund research project across arts and humanities only। अब देखिए, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, ओनली इस तरीके से अगर लिखा हुआ आता है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये आपका आंसर नहीं होगा। बहुत ज्यादा ऐसा चांसेस होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ उससे एडेड होता ही है, कुछ ना कुछ उससे एसोसिएटेड होता ही है। यहाँ पे बोल रहा है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी, अगर सिर्फ आर्ट्स लिखा होता तब तो और भी चांस हो जाता है, लेकिन आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज लिख दिया तो लग रहा है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेट्स रीड इट अगेन। NRF, National Research Foundation, will establish research labs in oceanography, nanotechnology, and information and communication technology। NRF जो है वो रिसर्च लैब स्टैब्लिश करेगा, तो कहाँ कहाँ, इंफॉर्मेशन ओशिनोग्राफी के लिए, नैनो टेक्नोलॉजी के लिए, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए। तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट लग रहा है। दिस कुड बी योर आंसर। ठीक है, टू को हम लोग लेके चलेंगे। इन बजट 2020, 21, 2022, near about rupees 50,000 crore has been allocated for the National Research Foundation for over 5 years। अब ये देखिए कितना ह्यूज अमाउंट है, 50,000 रुपीज। अगर 50,000 करोड़ रुपीज अगर किसी फंड के लिए दिया जा रहा है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आपको कवर करना ही करना है। ठीक है, तो चलिए, एनआरएफ क्या सिर्फ आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज पे फोकस करेगा? तो नहीं, एनआरएफ रिसर्च फाउंडेशन ये बेसिकली 4 एरियाज पे फोकस करता है। वो 4 एरियाज कहीं कॉपी पे नोट कर लीजिए। साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, एंड फोर्थ एरिया इज आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज 4 एरिया पे ब्रॉडली ये कवर करता है। कौन कौन सा 4 एरिया है? साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस एंड आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, तो ए कांट बी योर आंसर, बी कांट बी योर आंसर। तो थ्री तो दोनों तरफ से पता चल रहा है कि थ्री तो करेक्ट ही है। अगर आपको ये नहीं भी पता है कि 50,000 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड, तो थ्री तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। तो second is the correct one. The NRF will establish research labs in oceanography, nanotechnology, and information and communication technology. So second is also correct. So D is your correct answer for this question. Yes, science also होते हैं, यहाँ पे लिखा है ना साइंस। Yes, well done। चलिए, सबको इसका आंसर बताइए।
कोई ऐसा नहीं होगा जिसको इसका आंसर नहीं पता होगा। चलिए, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की बात नहीं है। लद्दाख सेंट्रल यूनिवर्सिटी पता होना चाहिए। देखिए, इस बार का बजट जो है ना, वो बहुत ज्यादा किस पे फोकस किया है। अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, हेल्थ सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। एजुकेशन हेल्थ से रिलेटेड आप क्वेश्चन अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने कल एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल किया था ना। एकलव्य मॉडल किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हाँ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। वंडरफुल। किसने बताया? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल। The tribal affairs sir Mubashir Rahmani. मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ट्राइबल अफेयर्स के ट्राइबल अंदर आता है। एचआरडी कहाँ से याद हो गया? This tribal affairs sir. It is एचआरडी तो particularly ऑप्शन for में दे रखा था। people. चलिए, एकलव्य मॉडल ये किस चीज पर फोकस करता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडल स्कूल। मॉडल स्कूल एजुकेशन ठीक है फॉर क्या? एसटीज एंड एससी वीकर सेक्शन। यूनिवर्सिटीज के लिए स्पेशली क्वालिटी एजुकेशन देना इन ट्राइबल एरियाज। यस सर। ट्राइबल एरिया में क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल, आप देख रहे हैं रेसिडेंशियल स्कूल की बात हो रही है। रेसिडेंशियल स्कूल ओके। अब ये सैनिक स्कूल की बात हो रही है, देखते हैं। सैनिक स्कूल आर अ सिस्टम ऑफ स्कूल्स इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड एंड मैनेज्ड बाय सैनिक स्कूल सोसाइटी। यहाँ तक तो ठीक है। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आएगा, ये क्या है? डिफेंस तो जैसे एकलव्य अगर आपका मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स में आता है, इसी तरीके से सैनिक स्कूल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है। तो दिस इज करेक्ट। Yes sir. वन करेक्ट हुआ तो आपका आंसर या तो ए है या बी है। तो सी और डी तो आपका आंसर नहीं है। As per budget, 10 new Sainik schools will be opened. The new Sainik schools will be set up in partnership with NGO. ये अगर यहाँ पे 10 एम्स का बात होता तो समझ में भी आता है। यहाँ पे स्कूल का अगर बात हो रहा है कि बजट में स्कूल पे फोकस किया गया है, तो पूरे इंडिया में क्या सिर्फ 10 नए सैनिक स्कूल्स खोले जाएंगे? यस सर यस सर। ये थोड़ा यस सर, ये थोड़ा सा ये गलत है ये गलत नहीं No, लग रहा है। sir, सर। लॉजिकली ये का बात हो रहा है। अगर हम एम्स का बात करते कि 10 नए एम्स सेटअप किया जाएगा, सही बात है, हो सकता है। आईआईटी का अगर बात करते कि 5 नए आईआईटी खुलेंगे, सही बात है। लेकिन ये छोटा सा स्कूल का बात हो रहा है, और स्कूल पूरे इंडिया में अगर 10 ही स्कूल खोलना हो, इतना बजट पे फोकस किया जाएगा? नहीं किया जाएगा ना। तो 10 नहीं होके ये कितना है? 100। तीसरा भी था ना कि एनजीओ भी इसमें सेटअप करेंगे, उस हिसाब एनजीओ से भी सेटअप होंगे। लॉजिकल। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो सेकंड गलत हो गया। थोड़ा भी अगर आप लोग लॉजिक लगाएंगे ना, तो आंसर्स को बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए हर क्वेश्चन में मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ। द न्यू सैनिक स्कूल्स विल बी सेट अप इन पार्टनरशिप विद एनजीओ
तो ये बिल्कुल सही बात है, एनजीओ के साथ पार्टनरशिप करके इस स्कूल को खोलने का बात चल रहा है। और इसी तरीके से एनजीओ का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट था, उस पर भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि एनजीओ का जो फॉरेन फंडिंग आ रहा है, उस फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट कैसे किया जाए, उसको मॉनिटर कैसे किया जाए, उससे रिलेटेड आप लोगों को क्या रूल्स याद है? अभी याद है एफसीआरए से रेगुलेटेड हम लोगों ने कवर किया था, यस सर, यस सर, क्या था? यस सर, क्या था? Yes, sir. क्या था? Within 48 hours, all the banks are required to यस सर, यस सर, यस inform to the government कि अगर किसी भी Within तरीके कोई फॉरेन फंडिंग हो रहा है, इस जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वहां से आपको, किसी और बैंक में भी एसबीआई अगर में आपका है तो वहां से आपको उनका लिंक करना है। अकाउंट होना चाहिए। ये यस सर, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। आप देख रहे हैं कि इसी तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होता है। ट्राई टू रिकॉल द थिंग्स कि आपने क्या पढ़ा था। तो 1 एंड 3, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका आंसर? करेक्ट आंसर 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, 2 गलत हो गया। चलिए just apply the logic, you will come to the answer। एटलीस्ट 50-50 तो आप कर ही सकते हैं। चलिए ठीक है, लेट्स सी द करेक्ट आंसर। जिनको आंसर करना होगा अभी तक कर चुके होंगे आंसर। नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता है, हमने नहीं पढ़ा है, तो क्या हम एग्जाम में इस लायक भी नहीं है कि हम आंसर कर पाए? हम बिल्कुल उस लायक हैं, क्योंकि हमारे पास एप्टीट्यूड है। एग्जाम आपका एप्टीट्यूड से क्लियर होता है, थोड़ा नॉलेज और एप्टीट्यूड, अटैकिंग एटीट्यूड होना चाहिए। Which of the following statement is correct about infrastructure sector targets under budget 2021-22? हमने बजट पढ़ा 2021-22, लेकिन हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स पे थोड़ा फोकस नहीं किया। चलिए देखते हैं, हम तेज के एग्जामिनर थे। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे इन नैरो गॉज टू बी Narrow. कंप्लीटेड बाय 2030। अब जैसे ही आपने पढ़ा, तो आप ये बताइए कि हम अपने समय से आगे बढ़ेंगे या समय से पीछे जाएंगे? आगे समय से आगे बढ़ेंगे ना। तो आगे नैरो बढ़ेंगे। गॉज का बात क्यों होगा? यहाँ पे बुलेट ट्रेन Yes, आने sir. की बात हो रही है, यहाँ बात हो पे रही है। हमें रेल ट्रैक पे इतना sir. गवर्नमेंट पिछले 4-5 साल में, अगर सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ने अगर कहीं काम किया है तो वो रेलवे में ही उसने काम किया है। पूरा रेल Yes, sir. ट्रैक चेंज हो रहा है, तो ये नैरो गॉज कभी सही हो सकता है क्या? ये तो ब्रॉड गॉज की बात हो No, रही है, sir. वाइडर गॉज की बात हो रही है। तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन बात हो रहा है, एकदम सही है, लेकिन ये नैरो गॉज का नहीं, ये ब्रॉडर या वाइडर गॉज का बात हो रहा है। एंड टू बी कंप्लीटेड बाय 2030, इतना लंबा प्लान 2030 में जाके हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? सो के काम कर रही है क्या? 100% इलेक्ट्रिफिकेशन 2030? अरे यार क्या बात है, 2023। तो दिस इज रॉन्ग। जैसे ही आपने 1 रॉन्ग किया तो आपका बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, तो आपका 3 तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। रिसाइकलिंग कैपेसिटी ऑफ पोर्ट्स टू बी डबल बाय 2024, और रिसाइकलिंग कैपेसिटी ऑफ ये पढ़ा भी है भी सर। हमने पढ़ा था, ये सर, हाँ सर। पढ़ा था ना, वहां पे मैंने इस Yes, चीज sir, को yes, sir. बताया भी था। कौन सा मॉडल था? अगर आप लोग रिकॉल कर पाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे वो स्टार्ट हुआ था। सर हांगकांग मॉडल। अरे वंडरफुल, हाँ। वेल डन Yes, sir. जगतार सिंह। देखिए, टीचर का बात ही अलग होता है। जगतार सिंह आप सबके गुरु हैं, वेल डन। नेशनल रेलवे प्लान क्रिएटेड टू ब्रिंग अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2030।
तो ये नेशनल रेल प्लान एक नया, जहाँ पे हम लोग Yes, sir. बिल्कुल नया रेलवे सिस्टम डेवलप करेंगे बाय 2030। ये इलेक्ट्रिफिकेशन का बात हो रहा है बिल्कुल। और ये बिल्कुल नया रेलवे सिस्टम का बात हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि अब दिल्ली टू पटना नया रैक डेवलप हुआ है, जिसपे अब तेजस एक्सप्रेस उस नए रैक पे रन करेगी। अभी हम लोगों ने ये भी पढ़ा था ना कि पुश पुल मॉडल इंजन से रिलेटेड। Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. ये सब इसी मॉडल का बात हो रहा है कि बाई 2030 हम लोग बिल्कुल नया रेलवे सिस्टम डेवलप करेंगे। तो नेशनल रेल प्लान क्रिएट किया गया टू ब्रिंग अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2030। तो 2 and 3 बोथ आर करेक्ट, योर आंसर इज सी। देखिए अगर नहीं भी पता होता है ना तो आप 50-50 पे तो जा ही सकते हैं ना, आप दो ऑप्शन को तो हटा ही सकते थे कि वन गलत है, वन नहीं हो सकता, ये नैरो गॉज लिखा है। हम लोग टाइम से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा ये बताइए नैरो गॉज कितना विड्थ होता है और वाइडर गॉज का विड्थ कितना होता है, पता है? चलिए इस पे भी क्वेश्चन हो सकता है। नैरो गॉज जो होता है ना पढ़ा वो नहीं, याद नहीं, याद। mm का होता है और जो वाइडर गॉज Mm. होता है 1676 mm का होता है। इसका भी आप लोग अगर नहीं पता है फिर भी आप लोग थोड़ा दिमाग लगा के इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए, पढ़िए एक बार। Okay, let's see the correct answer. जगतार सिंह, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ जी सर बोलिए। बताइए आपने आंसर तक कैसे पहुंचा? यस, आपका आंसर करेक्ट है। बताइए कैसे पहुंचे आप आंसर तक? एक्चुअली सर जो सर कमर्शियल व्हीकल है सर वो ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, तो सर उनके मेरे ख्याल से चेकिंग होनी चाहिए थी। उनको स्क्रैप करना था आफ्टर 15 ईयर, और कमर्शियल जो हमारे पर्सनल व्हीकल है दैट शुड बी आफ्टर 20 ईयर। अरे वंडरफुल। चलिए देखिए अब आप इस दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए एक बार, 1 और 2। एज पर अभी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी आया है ना, तो एज पर दिस पॉलिसी पर्सनल व्हीकल वुड अंडरगो फिटनेस टेस्ट आफ्टर 15 ईयर्स। इस व्हीकल का बात कर रहा है जिसको आप डेली अच्छे से सफाई करते हैं, उस पर कपड़ा मारते हैं, उसको आप सर्विस सेंटर में भेजते हैं, उसको आप रोड्स पे कम यूज करते हैं। दूसरा कमर्शियल व्हीकल्स का बात हो रहा है, उसका फिटनेस टेस्ट 20 साल के बाद होगा, और जिस व्हीकल का आप प्रॉपर केयर करते हैं उसका फिटनेस टेस्ट 15 साल के बाद होगा। व्हाट अ लॉजिक! इसमें कोई सेंस है? जो आपका पर्सनल व्हीकल होगा अगर वो 3000 किलोमीटर चला होगा, तो जो आपका कमर्शियल व्हीकल होगा वो नियरली 10 टाइम्स ज्यादा चला होगा, क्योंकि वो दिन भर चलते ही रहता है। पर्सनल व्हीकल को आप अपने ऑफिस लेके गए, ऑफिस से घर लेके आए, उसको दिन भर आप किसी को दिए नहीं रहते ना चलाने के लिए, कहीं पे आप उसको कमर्शियल पर्पज पे तो यूज नहीं कर रहे हैं ना। तो इसका फिटनेस टेस्ट 15 साल के बाद और इसका फिटनेस टेस्ट 20 साल के बाद, ये क्या हमें कुछ उल्टा पुल्टा नहीं लग रहा है? तो ये दोनों ही गलत स्टेटमेंट है, ये दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। एज पर दिस पॉलिसी पर्सनल व्हीकल्स वुड अंडरगो फिटनेस टेस्ट आफ्टर 20 ईयर्स, और जो कमर्शियल व्हीकल्स है वो 15 ईयर्स के बाद। ठीक है, अब दोनों ही गलत हो गया तो आपका स्टेटमेंट ऐसे ही 3 करेक्ट हो गया। अब देखिए टीएमएस इस पॉलिसी विल हेल्प टू रिड्यूस ऑयल इंपोर्ट एंड स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट। तो हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है, अगर इस व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का हम लोग फिटनेस टेस्ट का जो बात कर रहे हैं, तो अगर
ये 15 ईयर्स और 20 ईयर्स वाला चीज है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब व्हीकल्स आपका इंजन खराब होने लगता है तो उस समय वो ज्यादा ऑयल कंज्यूम करता है। और इंजन अगर इस शुरुआत में गाड़ी का एवरेज अच्छा होता है ना, बाद में गाड़ी का एवरेज धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। तो अगर इस पॉलिसी को हम लोग अच्छे से फिटनेस टेस्ट वगैरह देखेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो ऑयल का जो इम्पोर्ट है वो तो धीरे धीरे कम होगा ना। तो ये रिड्यूस ऑयल इम्पोर्ट है ना, ये तो एकदम सही बात है। ऐसी भी स्टेटमेंट 3 सही है। तो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, थोड़ा भी आप लोग लॉजिक लगाइए, आंसर जरूर आएगा। ठीक है, और उसको याद भी करते चलिए, हर समय लॉजिक नहीं, लेकिन हाँ, जब क्वेश्चन नहीं बनता है तो हमेशा लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, तो पर्सनल व्हीकल के लिए क्या है 20 ईयर्स, और कमर्शियल व्हीकल क्या है 15 ईयर्स। और ये सब काफी अच्छा इनिशिएटिव भी है। ठीक है, लोग को लग रहा है कि 15 साल क्या है, बट इससे हमारा पॉल्यूशन ये भी तो कंट्रोल होगा ना। अरे बाप, ये क्या है, ये तो पढ़ के ही डर लग रहा है। अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपके सामने से ये न्यूज निकला होगा। न्यूज को कभी याद नहीं करते हैं, बस एक बार रीड कर लेते हैं। 10-15 सेकंड और दे रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा। रीड करिए एक बार, तीनों पॉइंट को रीड करिए अच्छे से। ओके, लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर। देखिए, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, आपने ये देखा और आपको लगा कि यार इतना लंबा लंबा, ये तो हमें पता ही नहीं है कि क्या बात क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, ये वर्ड आपने देखा और आपको लगा आर्बिट्रेटर का बात हो रहा है। रवानी, आपको तो समझ आ गया होगा आर्बिट्रेशन। चलिए अब, यस सर, सर आए सर आर्बिट्रेटर सर, मच आई वाज नॉट श्योर। ओके चलिए। श्योर नहीं अब था सर मैं आंसर पे, न्यूज, अलबत्ता पढ़ा न्यूज है क्या था सर, पढ़ा है इससे रिलेटेड? आर्बिट्रेटर। इससे रिलेटेड न्यूज आया था कि इंडिया वाज द टॉप यूजर ऑफ इट्स आर्बिट्रेशन सीट, जिसमें 485 केसेस को रेफर किया गया था टू SIAC। 485 केसेस को रेफर किया गया था। इंडिया वाज द टॉप यूजर ऑफ इट्स आर्बिट्रेशन। यहाँ पे है इंडिया है द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रेफरिंग मिनिमम नंबर ऑफ केसेस, नहीं मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस। इंडिया वाज द टॉप यूजर ऑफ आर्बिट्रेटर, यही तो ये इसी लाइन से न्यूज निकला हुआ था, आर्टिकल्स निकला था। ठीक है,
अब ये क्या है ये समझते हैं। सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, देखिए UNCITRAL, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ आर्बिट्रेशन रूल, यूनाइटेड नेशन कमीशन और इंटरनेशनल ट्रेड लॉ आर्बिट्रेशन रूल, ठीक है। इसके थ्रू जो भी ट्रेडिंग होता है वहां पे अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो वो केसेस यहाँ पे सॉल्व किया जाता है। बट अंडर दिस SIAC ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक आर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सेटअप किया गया है बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ UNCITRAL। इसी रूल्स को फॉलो करते हुए एक नॉट फॉर प्रॉफिट आर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया, जहां पे बहुत सारा केसेस होता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट से फाइट करता है तो बहुत सारा केसेस होता है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट से डील करता है तो बहुत सारा केसेस होता है, तो सारे केसेस को एट ए टाइम डिस्पोज करना इतना इजी नहीं है, तो इस कारण से SIAC डेवलप किया गया। SIAC क्या कहता है कि किसी भी तरीके का इमरजेंसी वाला केस होता है ना, तो इसको वो सेटल करता है SIAC, ठीक है। जब कोई इमरजेंसी आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट होता है तो SIAC क्या करता है, किसी इमरजेंसी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करता है एंटरिम रिलीफ के लिए। पूरी तरीके से रिलीफ नहीं मिलता है, एंटरिम रिलीफ के लिए, ठीक है। एंटरिम रिलीफ का मतलब बीच में एंटरिम, तो आपको पूरी तरीके से उस चीज से रिलीफ नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट ट्रेड से रिलेटेड अराइज हो गया है तो अगर यहाँ पे इजी डिस्पोजल नहीं है, अगर यहाँ पे टाइम लगता है तो SIAC एक इमरजेंसी आर्बिट्रेटर अपॉइंट करता है और वहाँ पे आपको एंट्री रिलीफ मिलता है और उसके थ्रू फिर आप वहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन विच एडमिनिस्टर्स आर्बिट्रेशन अंडर यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ आर्बिट्रेशन रूल्स। तो उसी रूल्स के अंदर ये सेटअप किया गया है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अंडर द रूल्स ऑफ SIAC party can move SIAC to appoint an emergency arbitrator to get urgent interim relief। जब अर्जेंसी होता है तभी तो पार्टी मूव करता है SIAC के पास, और इसका रिकॉर्ड है कि इंडिया इस बार टॉप किया है विथ 485 केसेस, और इंडिया हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रेफरिंग मिनिमम नंबर ऑफ केसेस, नो, इंडिया हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रेफरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस। तो आपका 3 गलत हुआ, 3 गलत हुआ। 1 तो दोनों में करेक्ट आपको दिख रहा है कि 1 यहाँ भी करेक्ट है और इस ऑप्शन में भी करेक्ट है, तो क्या सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसीलिए तो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया गया, तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ए 1 एंड 2। किसी ने इस न्यूज को कवर किया था क्या इसके पहले, SIAC? ओके, चलिए इससे रिलेटेड मैं आप लोगों से एक दो चीज पूछना चाहता हूँ, आपको पता होगा तो आप लोग इसका आंसर कर देंगे। बांदीपुर, बांदीपुर नेशनल पार्क किस स्टेट में लाई करता है? कर्नाटका। वंडरफुल, कर्नाटका में लाई करता है। कर्नाटक। एंड मुदुमलाई, मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लाई करता है? तो केरला। केरला। मुदुमलाई में ये तमिलनाडु, केरला। तमिलनाडु। तमिल। मुदुमलाई सर। तमिलनाडु, यस सर, यस सर। ठीक है। आप जो केरला का बात कर रहे हैं वो अन्नामुदी है, यस सर, अनामुडी। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये मुदुमलाई है वो अन्नामुदी है, Yes, ठीक है। यस। ये जो मोयर रिवर वैली है, ये जानते हैं क्या है? ये एक नेचुरल लाइन ऑफ सेपरेशन है बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, और ये कहाँ लाई करता है ये रिवर वैली? तो ये तमिलनाडु में लाई करता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, नेचुरल लाइन ऑफ सेपरेशन।
ये दोनों स्टेट्स को सेपरेट करता है और ये भवानी रिवर का ट्रिब्यूटरीज है एंड दिस वाज इन न्यूज। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बना, तो तमिलनाडु सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा मुदुमलाई, इस पे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दिस इज अ नेचुरल लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क, या किस दो स्टेट्स का है, तो कर्नाटक एंड तमिलनाडु। चलिए, अगर आपको पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया थोड़ा भी अगर ध्यान में होगा तो आप इसका आंसर करेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी द करेक्ट आंसर। देखिए, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, आपका बैंक में अकाउंट होता है, ठीक है, Yes, sir. तो इसी तरीके से गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट एक तरीके के बैंक की तरह Bank. वर्क कर रही होती है, जहां पे पैसे का इनफ्लो होता है। तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया अकाउंट्स फॉर फ्लो ऑफ दोज ट्रांजेक्शंस वेयर यूनियन गवर्नमेंट एक्ट एज अ बैंकर। अब आप ये सोचिए, बैंक में जो आप पैसा डिपॉजिट करते हैं, वो किस किस फॉर्म में आप पैसा डिपॉजिट करते हैं? बैंक में जो आप पैसा डिपॉजिट करते हैं, Cash. सेविंग अकाउंट सर, करंट अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट। यस, करते हैं। तो कहीं वो Current- सेविंग सेविंग का पार्ट होता है, कहीं पे वो आपका Yes, sir. Current. Current, sir. Recurring. यस, तो इसी तरीके का जो पैसा होता है, इसी तरीके का पैसा पब्लिक अकाउंट में जाता है। तो इट इंक्लूड्स स्टेट प्रोविडेंट फंड, जो पीएफ का पैसा होता है, जैसे बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट वगैरह करते हैं, स्मॉल सेविंग डिपॉजिट्स, तो ये सब पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में इस तरीके का पैसा जाता है। और ये पैसा जो होता है, इसको अगर इस पे एक्सपेंडिचर करना है तो क्या पार्लियामेंट की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी?
नो सर, Yes, sir. No, sir. No, no, no. No, आप sir. ये sir. सोचिए कि ये पैसा क्या गवर्नमेंट का है? No, sir. नो सर, गवर्नमेंट का पैसा ये नहीं है। ये तो पब्लिक जब का। डिस्पोजल की जरूरत होगी उस समय गवर्नमेंट इसको डिस्पोज करता है। जैसे जो पीएफ का पैसा कटता है, वो पीएफ का पैसा कहाँ जाता है? आप कहीं पे अगर पब्लिक सेक्टर पे काम करते हैं तो आपका सैलरी जो होता है, उस सैलरी में से आपका पीएफ का पैसा कटता है, Yes, sir. ठीक है? तो आपका पीएफ का पैसा कहाँ जाएगा? सर गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के पास। ये सब पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाता है। जो स्टेट का जो पीएफ का पैसा जाता है वो सब जाएगा गवर्नमेंट के ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। वहां पे क्या होता है कि जब पर्सन रिटायर वगैरह करते हैं तो उनको जब डिस्पोज करना होता है वो पैसा, तब वो पैसा वहां से निकाल के दिया जाता है। वो तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल के नहीं दिया जाता है ना। तो Yes, sir. Yes, उस sir. पैसे का जब पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे हो सकता है? पार्लियामेंट कैसे अप्रूव कर सकती है कि उसका एक्सपेंडिचर करना है? उस पैसे को एक्सपेंड नहीं कर यस सर, सकते। तो ये थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इट इंक्लूड्स स्टेट प्रोविडेंट फंड एंड स्मॉल सेविंग डिपॉजिट्स। क्या इंक्लूड करता है? सही बात है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया अकाउंट्स फॉर फ्लो ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस व्हेन यूनियन गवर्नमेंट एक्ट एज अ बैंकर। जब यूनियन गवर्नमेंट एज अ बैंक की तरह काम कर रहा होता है तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, ये किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? कोई मुझे बताएगा कि किस आर्टिकल में पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया पढ़ना है? सर 266 क्लास 2, 266. 266. 6 clause 2 क्लास पब्लिक 2। अकाउंट ऑफ इंडिया। वहां पे सीधा सीधा इसी तरीके से स्टेटमेंट लिखा गया है। ऑल अदर पब्लिक मनी रिसीव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट शैल बी क्रेडिटेड टू द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। इसका नाम ही है। ठीक है, ये कौन सा नंबर था? 23। 23rd सर। इसके साथ आपने ये भी पढ़ा होगा, अब इस पे बहुत ज्यादा फोकस भी